कभी कभी हमारे सामने ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि एसी का कंप्रेसर, एसी हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है और हमें रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे टेक्नीशियन भी होते हैं, मैं भी ऐसा किया हूँ पहले, कि कंप्रेसर ख़राब हुआ, रिप्लेस किया, वैक्यूम किया, गैस चार्जिंग किया, चल दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद 1 महीने में या फिर 2 महीने में या फिर कभी कभी 15 दिन में कंप्रेसर दोबारा से ख़राब हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर ये ख़राब क्यों हुआ, इसको पहले जानना चाहिए। कंप्रेसर रिप्लेस करने से पहले, कोई भी कंप्रेसर ख़राब हो उसकी एक पहचान होती है। मैं एक पहचान बता दूं आपको कि कंप्रेसर अगर ख़राब होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए रिप्लेस करने से पहले। क्योंकि मैं अभी एक कंप्रेसर में रिप्लेस किया हूँ, आप देख सकते हैं, ये विंडो एसी का, जो कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ मैं। प्लस करके गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, कूलिंग कॉइल को अलग, कंडेंसर को अलग, कैसे कैसे फ्लश करना होता है और कहाँ कहाँ पाइप जॉइंट करना पड़ता है और कहाँ से हम प्रेशर को डालते हैं और कहाँ से निकालते हैं। कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई भी कंप्रेसर ख़राब होता है, चाहे स्प्लिट एसी का, विंडो एसी का, अगर कंप्रेसर ख़राब होता है, पहले उसे समझना चाहिए कि कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ। एक मैं पहचान बता दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिसे आप पहचान पाएंगे कि हाँ, इसी वजह से कंप्रेसर ख़राब हुआ है। जैसे कि एक होता है ना, कंप्रेसर जब ख़राब होता है तो एक होता है कि टर्मिनल का एक कोई जो वाइंडिंग है ना, वो छोड़ देता है, चाहे रनिंग का या फिर कॉमन का, कोई भी एक वाइंडिंग छोड़ देता है, जिससे एक में कंटिन्यूटी, एक में रीडिंग नहीं मिलती है। ऐसा बहुत सारे कंप्रेसर ख़राब होते हैं कि सिर्फ एक में रीडिंग नहीं मिलती। अगर ऐसा होता है तो भी कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, कोई भी कंप्रेसर हो। अगर एक टर्मिनल अगर वह रीडिंग नहीं बता रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। लेकिन उससे पहले आपको ये फाइंड करना होगा, ये आपको पता कर लगाना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कंप्रेसर हीटअप हुआ पड़ा है। उसमें ऑलरेडी ओवरलोड लगे होते हैं, जहाँ पर टर्मिनल होता है वहाँ पर ओवरलोड लगा होता है, जो कि हीटअप होने की वजह से क्या होता है, कॉमन का जो टर्मिनल है ना, कॉमन का रीडिंग नहीं शो करता है जब तक कंप्रेसर हीट रहेगा। तो उसे ठंडा कर ले पहले। अगर ठंडा होने के बाद भी एक टर्मिनल में अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसे काट करके फिर उसे रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो कंप्रेसर ख़राब होने का अगर मानिए कि एक टर्मिनल में अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि सिस्टम में ऑयलिंग है, सिस्टम में चोकिंग होने की वजह से ये ख़राब हुआ है, एक टर्मिनल शॉर्ट हुआ है। तो चोकिंग को आपको उसे सही करना होगा, आपको फ्लश करना होगा। कैसे करना है मैं वीडियो में बना रखा हूँ प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्लश करना होता है। और मैं प्रोसेस भी बताऊँगा, प्रैक्टिकल बना रखा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरह से फ्लशिंग किया जाता है। अगर मानिए कि कंप्रेसर, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंप्रेसर को हम स्टार्ट करते हैं, कंप्रेसर ख़राब रहता है, वहाँ पर कर्र करके साउंड आता है, कर्र करके साउंड आता है। ऐसा अगर साउंड आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर स्टक होके ख़राब हुआ है, यानी कि कंप्रेसर जाम हो गया है। अब जाम क्यों हुआ है, वो भी चोकिंग की वजह से ही होता है। कंडेंसर में ऑयलिंग होता है, कूलिंग कॉइल में ऑयलिंग होता है, उसे हम फ्लश नहीं करते हैं, वैक्यूम नहीं करते हैं। तो अगर हम कंप्रेसर को इंस्टॉल करते हैं 10 दिन में, 15 दिन में या तो 1 महीने में चल करके कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। कभी कभी 3 महीना भी चल जाता है, लेकिन कंप्रेसर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर अच्छे से अच्छा प्रोसेसिंग से अगर कंप्रेसर को लगाया जाए, इंस्टॉल किया जाए, तो फिर से वो उतना ही समय चलेगा जितना नया कंप्रेसर चलता है। 5 साल 10 साल फिर से चलेगा, अगर सही तरीके से कंप्रेसर को लगाया जाए तो कंप्रेसर लगाने का जो तरीका है, पहचान करने का तरीका ये होता है। और एक तो होता है कंप्रेसर जब ख़राब होता है ना, तो कंप्रेसर स्टार्ट तो होता है, लेकिन उसमें से गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज़ आता है, जैसे ऐसे रोटर स्टेटर चलता है ना, रोटर, तो वहाँ पर टकराता है रोटर स्टेटर से। अगर कड़कड़ कड़कड़ करके चल रहा है कंप्रेसर तो फिर समझिए कि उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसमें जो इंटरनल प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसकी वजह से टूट गया है, या फिर कुछ तो स्पेयर पार्ट उसमें टूट गया है। उसमें चोकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो कभी कभी ज़्यादा समय चलने के बाद जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है कंप्रेसर, तो टूट जाता है, वहाँ पर टकराने लगता है। तो ये होता है पहचान तरीका कि किस तरह से पहचान सकते हैं कि कंप्रेसर ख़राब होने का रीज़न क्या है।
अब देखिए कंप्रेसर को आपको निकाल लेना है। कंप्रेसर रिप्लेस करने से पहले आप वीडियो को भी देखते रहिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। कंप्रेसर को आपको पुराना निकाल लेना है, दोबारा कंप्रेसर नया वाला नहीं लगाना है, अभी इंस्टॉल नहीं करना है। अभी हमें फ्लश करना है, सिस्टम को अच्छे से फ्लश करना है। कैसे करना होता है, कंप्रेसर को निकाल लेना है, उसके बाद कंडेंसर को अलग, अगर विंडो एसी है तो विंडो एसी, स्प्लिट एसी है तो स्प्लिट एसी, दोनों का तरीका सेम होता है। कैसे करना है इसको देख लीजिए। आपको क्या करना है, कंप्रेसर निकाल लेना है। अब पहले कंडेंसर को या फिर कूलिंग कॉइल को किसी को भी फ्लश कर सकते हैं, क्योंकि ना जब कंप्रेसर हम बाहर निकाल लेंगे तो फिर हम अलग अलग करके हम फ्लश कर सकते हैं आसानी से। कंप्रेसर लगे हुए कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छा खासा कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी जब फ्लश कर रहे हो तो उस समय कंप्रेसर को बाहर निकाल लेना चाहिए। अब डिस्चार्ज लाइन में जहाँ पर कंप्रेसर से डिस्चार्ज जो निकलता है, पतला पाइप, लिक्विड वाला जो पतला पाइप होता है ना, डिस्चार्ज लाइन, वहाँ पर एक पिन वाल्व को ज्वाइंट करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से पिन वाल्व को एक ज्वाइंट करना है, वहाँ पर ड्रेजिंग कर देना है। अब यहाँ पर क्या है ना, अब एक तो ये हो गया कंडेंसर का इनपुट, यानी कि यहाँ से जो डिस्चार्ज निकल करके जाएगा कंडेंसर में जाएगा। इनपुट तो हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हमें आउटपुट जो निकलता है ना, जो कंडेंसर का आउटलेट निकलता है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ड्रायर फिल्टर लगा हुआ है। एक तरफ से इनपुट होता है और एक तरफ से आउटपुट होता है कंडेंसर में। कूलिंग कॉइल में भी तरीका वही होता है, तो कूलिंग कॉइल की बात हम बाद में करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में ये इनपुट होता है जहाँ पर हम पिन वाल्व को ज्वाइंट करेंगे। अब पूरे जब यहाँ से हम गैस को या फिर नाइट्रोजन को छोड़ेंगे जब, तो पूरे कंडेंसर कॉइल में घूम करके फिर वापस कहाँ से निकलेगा, जो आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है कंडेंसर में भी, और कूलिंग कॉइल में भी एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। कूलिंग कॉइल की बात हम बाद में करेंगे। कंडेंसर में इनपुट हम गैस को डालेंगे, यानी कि नाइट्रोजन को हम डालेंगे, और आउटलेट जो निकलता है ना, ठीक जहाँ पर आउटलेट निकलता है पाइप, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक ड्रायर फिल्टर और वहीं पर जॉइंट होता है कैपिलरी। तो यहाँ पर कैपिलरी को भी हम निकाल लेंगे। कैपिलरी को, क्योंकि हमें पूरा सिस्टम फ्लश करना है, कैपिलरी को नया लगाना। अगर कंप्रेसर कभी भी चेंज कर रहे हो तो ध्यान रखिए वहाँ पर कैपिलरी भी रिप्लेस कर ही देना चाहिए। कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर रिप्लेस कर देना चाहिए हर हाल में। पुराना कैपिलरी और पुराना ड्रायर फिल्टर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फ्लश करना होगा, अच्छे से वॉश करना होगा। कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर को वॉश करके भी लगा सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं होता है। क्योंकि उसमें ड्रायर फिल्टर में क्या होता है, कचरा जम जाता है थोड़ा सा, जो कि कोई लिक्विड डाल करके आप नाइट्रोजन से फ्लश कर देंगे तो साफ़ हो जाता है, फिर से नया जैसे काम करने लगता है। तो फ्लश करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी फ्लश करके नहीं लगाता हूँ, फेंक देता हूँ सीधा। नया कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर मैं इंस्टॉल करता हूँ किसी भी एसी में। जब भी कंप्रेसर चेंज करना होता है या तो चोकिंग होता है तो भी मैं ड्रायर फिल्टर और कैपिलरी रिप्लेस कर देता हूँ, नया लगा देता हूँ। तो जो आउटपुट निकलता है ना, आप देखते रहिए तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि जो टेक्नीशियन होंगे जिनको थोड़ा बहुत पता है वो हमारी बातों को समझ पाएंगे अच्छे से, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। तो आउटपुट जो निकलता है वहाँ पर ड्रायर फिल्टर लगा होता है, वहाँ से हम अंगूठे से दबाएंगे और इधर से नाइट्रोजन को छोड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके फ्लश करते रहेंगे, फ्लश कर देंगे। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो ये पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रेफ्रिजरेंट का यूज कर रहे हैं, R410 का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा दबा दबा करके आप फ्लश कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो वैसे भी जितना भी अंदर ऑयल कचरा होगा सब कुछ ले दे के बाहर निकल जाता है। अगर थोड़ा सा कहीं जाम हो गया तो पाइप भी फट जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है नाइट्रोजन का। तो इस तरह से हम कंडेंसर को फ्लश करते हैं। ये हमारा कंडेंसर फ्लश हो गया। अब हमें कूलिंग कॉइल को फ्लश करना है। तो कूलिंग कॉइल को जो आउटपुट निकलता है कंडेंसर से, वहाँ पर कैपिलरी जॉइंट होकर के कूलिंग कॉइल में चला जाता है, और कूलिंग कॉइल से वापस फिर मोटे पाइप के रास्ते से इनपुट जो होता है कूलिंग कॉइल में, वो कैपिलरी के रास्ते जाता है कूलिंग कॉइल में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होना होता है उसे। तो वहाँ पर स्प्रे होकर के जाता है कैपिलरी के रास्ते। रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। कंप्रेसर से निकलता है, कंडेंसर में कैसे जाता है, कूलिंग कॉइल में कैसे जाता है, कैपिलरी के रास्ते कैसे जाता है, कैपिलरी क्यों लगाया जाता है, ड्रायर फिल्टर क्यों लगाया जाता है, और हीटिंग से कूलिंग और कूलिंग से हीटिंग में कन्वर्ट कैसे होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, कंप्लीट वीडियो है,
उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है। तो कूलिंग कॉइल में हम कैपिलरी के वहाँ वो जो पिन वाल्व हमने जॉइंट किया था वहाँ से निकाल करके हम दो कैपिलरी में जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट करने के बाद यहाँ से रेफ्रिजरेंट को छोड़ेंगे तो मोटे पाइप के रास्ते से वापस सक्शन लाइन के रास्ते से यहाँ से निकलेगा। तो इसे भी अंगूठे से दबा दबा करके इसे फ्लश कर देंगे अच्छे से। जब आपको लगे कि हाँ ऑयलिंग नहीं है, कचरा नहीं है बिल्कुल कोई किसी भी तरह का, तो फिर आप वहाँ पर फिर से कैपिलरी को इंस्टॉल करें, ड्रायर फिल्टर लगाएं, कंप्रेसर को ज्वाइन करें, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर को इंस्टॉल कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि वैक्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं सेल्फ वैक्यूम किया हूँ क्योंकि वैक्यूम पंप मेरे पास वहाँ पे नहीं था। मैं ऐसे ऐसे जगह पे जाता हूँ जहाँ पर सारे सामान को कैरी करके ले जाना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए मैं वहाँ पर सेल्फ वैक्यूम का इस्तेमाल करता हूँ, सेल्फ वैक्यूम करता हूँ वहाँ पे जहाँ पर वैक्यूम पंप पहुँचने लायक नहीं होता है। तो सेल्फ वैक्यूम किस तरह से किया जाता है इसके ऊपर भी बहुत पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ। कंपनी वाले सेल्फ वैक्यूम जहाँ पर ड्रायर फिल्टर जॉइंट करते हैं, ड्रायर फिल्टर में वहीं पर एक छोटा सा पाइप या इस तरह के टेढ़ा करके वहाँ पर लगाते हैं, वहाँ से सारे प्रेशर को बाहर निकालते हैं जो सिस्टम के अंदर एयर होता है, वहाँ से बाहर निकाल करके उसका पंच करके वहाँ पर ब्रेजिंग कर देते हैं। इसी तरह से सेल्फ वैक्यूम होता है। और सेल्फ वैक्यूम किसी दिन मैं प्रैक्टिकल वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा कि सेल्फ वैक्यूम कैसे होता है। तो इस तरह से उसे वैक्यूम करें। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ वैक्यूम तो इमरजेंसी में होता है, लेकिन वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्यूल स्टेज का अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो अच्छे से आपका सिस्टम 2 टन 3 टन तक का आप अच्छे से वैक्यूम कर सकते हैं। तो वैक्यूम करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे गैस चार्जिंग किया जाता है उसी तरह से गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो